दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुई है तब से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करने की इच्छा है। अमेरिका चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन करे, लेकिन रशिया की जो सिक्योरिटी है वो इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि नेटो आखिर है क्या और नेटो को क्यों बनाया गया था, और नेटो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है इसका एक मुख्य कारण क्यों बना। तो स्वागत है आपका स्टडी एक्सप्लेन्स में, और मैं हूं विनायक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम इस वीडियो में जानेंगे नेटो के बारे में, नेटो क्यों बनाया गया था। दोस्तों, नेटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में बनाया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद में तो पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड हो चुका था, और तब बात ये हो रही थी कि वर्ल्ड लीडर बन करके यूके के बाद में कौन आएगा। तो सबसे आगे जो नाम था वो था यूएस, और दूसरी तरफ था ईस्ट में रशिया। यूएस ने एक ग्रुप बनाया, एक मिलिट्री ग्रुप बनाया, एक पॉलिटिकल ग्रुप भी बनाया जिसको बोला गया नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। और 1949 में कुल मिलाकर के 12 कंट्रीज़ ने इसको बनाया, जिसमें यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस ये भी शामिल थे। इसके अलावा जो नेटो ग्रुप है वो बेसिकली जो सोवियत यूनियन है, वर्ल्ड वार 2 के बाद में सोवियत यूनियन के जो थ्रेट था कम्युनिज़्म को बढ़ने से रोकने के लिए, यहाँ पर नेटो को यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा जो यूएसए था वो चाहता था कि पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को फॉलो करे, और जो कम्युनिज़्म है, जो सोशलिज़म है, जो सोवियत यूनियन पहल फैलाना चाहता है उसको यहाँ पर काउंटर किया जा सके। इस वजह से नेटो को यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा नेटो को काउंटर करने के लिए रशिया ने भी एक पैक्ट बनाया, एक मिलिट्री अलायंस बनाया, और इससे बोला गया वार्सो पैक्ट। और ये वार्सो पैक्ट बनाया गया था 1955 में, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ उसके बाद में जो वार्सो पैक्ट था वो भी डिसोल्यूट हो गया था, और इसके बाद में केवल जो नेटो था वो ही प्रेवेल किया, और एक तरीके से जो यूएसए था वो वर्ल्ड लीडर बन करके सामने आ गया। इसके बाद में जो नेटो था वो जब बनाया गया था तो इसमें कुल मिलाकर के अभी तक 30 मेंबर्स हैं, जिसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे 12 कंट्रीज़, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज़ इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। और ये तीनों कंट्रीज़ जो थी वो यूएसएसआर का पार्ट भी थी। इन्होंने 2004 में ज्वाइन किया था। इसके अलावा रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन्होंने भी 2004 में इसको ज्वाइन किया था। साथ ही साथ अल्बानिया, क्रोएशिया ने 2009 में, मॉन्टेनेग्रो ने 2017 में, और जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इस तरीके से कुल 30 मेंबर्स इस समय नेटो के भाग हैं। तो आप जानते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेटो की, तो फ्रांस ने 1966 में नेटो से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन इसके बाद में 2009 में फ्रांस ने इसमें रिज्यूम किया और इसका मेंबर बन गया, और तब से मिलाकर के अब तक कुल मिलाकर के 30 मेंबर्स इसके पार्ट हैं। तो नेटो है क्या? नेटो जो है वो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। साथ ही साथ जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वाशिंगटन ट्रीटी जो हुई थी उसके आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस भी ये करेगा, यानी कि सभी जो जितनी भी कंट्रीज़ नेटो के मेंबर्स हैं वो सभी मिल करके अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकती हैं, और यूनाइटेड नेशंस जब मैंडेट करेगा तब उसके अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज़ यहाँ पर किसी ऑपरेशन में भाग ले सकती हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज था वो ये था कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब यह है कि नेटो मेंबर्स कंट्रीज़ में भी अगर किसी भी कंट्री में अटैक होता है तो सभी कंट्रीज़ मिल करके जिस कंट्री ने अटैक किया था उसके अगेंस्ट अटैक करेंगी, और ये जो अटैक है वो सभी कंट्रीज़ मिल करके करेंगी। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है जो कि वाशिंगटन ट्रीटी में आता है। वाशिंगटन ट्रीटी जो कि 1949 में हुई थी, इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था आर्टिकल 5 का वो 9/11 जो अटैक हुआ था
यूनाइटेड स्टेट्स में 2001 में उसमें किया गया था। इसके अलावा जो ट्रांस अटलांटिक लिंक है ये भी इसके द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो अटलांटिक ओशियन है ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, तो ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी का भी एक साधन है। साथ ही साथ जो क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते हैं वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 2010 में जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स साइन किए गए थे जिसमें कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो 1949 को जो वाशिंगटन ट्रीटी हुई थी 4 अप्रैल को, तब से नेटो यहाँ पर बना था। इसके अलावा 1989 में क्या होता है कि जो जर्मनी की दीवार होती है वो गिर जाती है। जर्मनी बाय द वे आपको बता दूं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड था। जो ईस्ट जर्मनी था वो प्रो रशिया था और जो वेस्ट जर्मनी था वो यहाँ पर ईस्ट को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 1989 में जैसे ही बर्लिन की दीवार यहाँ पर गिरती है वैसे ही एक तरीके से ये सिद्ध हो जाता है, ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन होना तय होता है। इसके बाद में 1991 में यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद में नेटो जो होता है वो अपने पार्टनर्स को बढ़ाता है और पार्टनरशिप्स जो कंट्रीज़ होती हैं इनके साथ में करता है। उसके बाद में 1995 में यूरोप यूनाइटेड होता है। इसके अलावा यहाँ पर नेटो जो होता है वो पहला अपना मेजर क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन करता है बोस्निया और हेर्जेगोविना में। इसके अलावा 2001 में जो नेटो था उसने जब न्यूयॉर्क में हमला होता है 9/11 का, तो आर्टिकल 5 पहली बार यहाँ पर इवोक करता है और आर्टिकल 5 के द्वारा जो नेटो होता है वो 2003 में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करता है अफ़गानिस्तान में। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से जो नेटो फोर्सेस हैं, जो अमेरिका की फोर्सेस हैं, वो पिछले साल अमेरिका ने वापस बुला ली थी और वहाँ पर अब तालिबान का कब्ज़ा है। इसके अलावा 2010 में एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाता है जिसमें जो नेटो होता है वो एक्टिव इंगेजमेंट और मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश करता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वर्किंग स्ट्रक्चर की, तो जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनमें नेटो डेलीगेशंस होते हैं और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं जो कि न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप और न्यूक्लियर अटलांटिक काउंसिल में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो मिलिट्री कमेटी में डिवाइड होता है जो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काम करते हैं। और अगर मैं बात करूँ लास्ट कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया वो थी नॉर्थ मैसेडोनिया। और जो यूक्रेन है वो क्या नेटो का मेंबर है? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन जो है एक नेटो पार्टनर कंट्री है, यानी कि यूक्रेन जो है वो ज्वाइन करना चाहता है और यही जो है रशिया और यूक्रेन के बीच की जो टसल है उसकी सबसे बड़ी वजह है। और जो रशिया है उसका जो इशू है सबसे ज़्यादा नेटो और यूक्रेन के साथ में ज्वाइन करने का, वो काफ़ी बड़ा इशू है क्योंकि रशिया ऐसा कहता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया का हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हिस्सा था। और जो यूक्रेन का ईस्ट पार्ट है उसमें तो रशियन लोग भी ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके जो लोग हैं वो रशियन लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रशियन लैंग्वेज को बोलते हैं। और इस वजह से यहाँ पर जो रशिया है यूक्रेन को कभी भी खोना नहीं चाहेगा। और एक बार अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो रशिया चारों तरफ से इस वेस्ट में जो रशिया होगा वो एक तरीके से घिर जाएगा नेटो कंट्रीज से, और जो कि रशिया के डिफेंस के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। इस वजह से जो रशिया है वो काफ़ी चिंतित है इस वजह से, और उसने फाइनली अटैक कर दिया। तो ये आप मैप देख सकते हैं। 1991 के पहले यूएसएसआर जो था वो बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर फैला हुआ था जो यूएसएसआर था। और 1991 में यहाँ पर 15 यहाँ पर रिपब्लिक थे जिसमें जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्डोवा, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, बेलारूस, ये सभी मिल करके बोले जाते थे यूएसएसआर, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन इसके बाद में 1991 में यूनाइटेड स्टेट्स था, जो सोवियत यूनियन था, वो डिवाइड हो जाता है 15 कंट्रीज़ में, और केवल यहाँ पर जो रशिया था वो अकेला पड़ जाता है। और ये रशिया की एक बड़ी हार थी, और इसी से माना जाता है कि जो कोल्ड वार था उसका अंत होता है और रशिया यहाँ पर एक बड़ी डिफीट सहता है।
इसके बाद में यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो यूक्रेन है इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दोनों जो पार्ट हैं वो प्रो रशियन है और इसमें जो रशिया है उसने कब्जा भी कर लिया है। इसके अलावा जो यूक्रेन की कैपिटल कीव है इसमें भी रशिया यहाँ पर पहुँच चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बॉम्बिंग है वो की जा रही है और यूक्रेन जो है वो यहाँ पर हार नहीं मान रहा है। तो ये जो वॉर है काफ़ी लंबी चलने वाली है और जो क्रीमिया है वो भी रशिया ने 2014 में हथिया लिया था और तो क्रीमिया पर भी रशिया का अधिकार है और रशिया चाहता है कि यूक्रेन बेसिकली रशिया के इन्फ्लुएंस में रहे और यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे। तो ये पूरा मामला है और जो नेटो है वो चाहता है यहाँ पर कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। बेसिकली अमेरिका का यहाँ पर यह मानना है। इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है वो तो प्रो रशिया है ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है उसके साथ में जो नेटो है उसने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि अभी जो फोर्सेस होंगी वो यहाँ पर यूक्रेन में नहीं भेजी जाएंगी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति अमेरिका के जो बिडेन हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से मना कर दिया है कि अमेरिका की फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जा रही, यानी कि यूक्रेन पूरी तरीके से अकेला है और किस तरीके से अब यहाँ पर मैनेजमेंट करना होगा यूक्रेन को, ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसने बोला है कि जो रशिया होगा उस पर हम सैंक्शंस लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन ये यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये यहाँ पर नेटो का एक रूल था और कोई भी जो ट्रूप्स है वो यूक्रेन में तैनात नहीं की गई हैं। हालांकि जो पड़ोसी मेंबर्स हैं, जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि पोलैंड, रोमानिया, यहाँ पर जो नेटो के मेंबर्स हैं, नेटो की जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई कर दी गई हैं, वो इंक्लूड कर दी गई हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन के पास में कुछ यहाँ पर वॉर्स जो वेपन्स हैं वो भी भेजे हैं, जैसे कि जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये सभी भी यहाँ पर भेजी हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो नेटो है वो उसने 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन जो क्रीमिया पेनिनसुला था उसको कब्ज़ा किया था, इन्वेड किया था, तब भी जो नेटो था उसने कोई भी इंटरवेंशन नहीं की थी और अभी भी कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। इसके अलावा जो रशिया है उसको 2014 में जब उसने क्रीमिया को हथियाया था तो G8 ग्रुप से भी उसको यहाँ पर हटा दिया गया था और वो बन गया था G7। तो इस तरीके से यहाँ पर हार्श एक्शन अमेरिका ने लिए थे, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं था। तो इस तरीके से जो रशिया है वो अपना जो हित है वो देख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया को सपोर्ट है चाइना का और इस तरीके से ये जो पूरी लड़ाई है वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट के बीच में होती हुई दिख रही है, जिसमें नेटो, यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ये एक बड़ी ही चिंता का विषय है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस नेटो को लेकर के और नेटो का जो भी रोल है इस पूरी वॉर में उसको लेकर के। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सी जो कंट्री है उसके साथ में यूक्रेन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चलो करें सब्सक्राइब। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।